हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज अपन ट्रांसलेशन को ख़त्म करेंगे। ओके, टोटल 4 क्लासेस हो जाएंगी ट्रांसलेशन में। और ट्रांसलेशन में इसलिए एक्सटेंड मैंने इतना ज़्यादा किया क्योंकि ट्रांसलेशन आपका देखा जाए तो पूरा का पूरा बल्क ऑफ इंग्लिश है। ठीक है, अपन कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी अपन लिखने के बारे में डिसाइड करते हैं तो अपना फर्स्ट थॉट हिंदी में आता है या जो भी आपकी मदर टंग है उसमें आता है। और फिर आप उसको ट्रांसलेट करते हो इन योर माइंड एंड देन यू पुट इट ऑन पेपर। ऐसा ही करते हैं अपन। हिंदी में ही सोच रहे हैं, जो लोकल लैंग्वेजेज़ हैं उनमें सोच रहे हैं और फिर बाद में अपन उसको इंग्लिश में लिख रहे हैं। अगर ट्रांसलेशन आएगा नहीं तो कैसे लिखेंगे, है ना? तो ट्रांसलेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है। ट्रांसलेशन मैंने आपको पहले भी बताया, पिछली क्लास में भी, हिंदी के पेपर में भी आपका 10 मार्क्स का ट्रांसलेशन का पार्ट आता है। इंग्लिश में लिख के कुछ देंगे वो, चाहे पैराग्राफ देंगे या कुछ सेंटेंसेस देंगे और उनको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। सेम लॉजिक आपके इंग्लिश के पेपर में फॉलो होगा। 10 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे। जनरली 5 सेंटेंसेस देते हैं, 5 क्वेश्चंस देखे गए हैं, 2 मार्क्स ईच। और उसमें वो हिंदी में लिख के देंगे सेंटेंस को और आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है? तो अभी तक हमने बल्क ऑफ ट्रांसलेशन सीख लिया है। बल्क ऑफ ट्रांसलेशन से मेरा मतलब अपन ने सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखा। रिवाइज करते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था? सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है ना? फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पार्ट आता है और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लास्ट में आता है। यही होता है। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में इसमें ना इधर उधर झोल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये फॉलो करेंगे सब्जेक्ट को। ठीक है, यही सेम हमने पैटर्न लास्ट क्लास में मैंने आपको पैसिव वॉइस में दिखाया था, है ना? पैसिव वॉइस में भी यही होता है। ठीक है, यहां पर आपको एक वर्ड मिलेगा इंग्लिश में, बाय, है ना? किसके द्वारा कुछ कार्य किया गया है, ये आपको ये वर्ड यहां मिलेगा पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। ठीक है, अपन ने नेक्स्ट क्या देखा था? अपन ने जिरंड्स देखे थे, अपन ने इट का यूज देखा था, है ना? अपन ने टू का यूज देखा था, है ना? ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको ऐसा नहीं है कि इनको आप यूज नहीं करेंगे या इनको स्पेसिफिकली आप मेंशन नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, किस किस तरह से क्या क्या चीज लिखी जा सकती है। एक ही सेंटेंस को एक ही वर्ड निकालने के लिए कई तरीकों से कई तरीके के सिनोनिम्स यूज करके लिखा जा सकता है। वही सेम चीज इनमें भी लागू होती है। इनिशिएटिव्स में भी अपन ने देखा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में अपन ने क्या सॉरी, हाँ, आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ द टाइम ऑन टेंस। ये कैसे आता है? जब किसी हिंदी के वाक्य में लास्ट में आपको उसका जो वर्ड मिल रहा है उससे आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे है, जाती थी है ना? होगा, ये जो वर्ड्स होते हैं इनसे आपको टाइम का पता चलता है कि आखिर सेंटेंस किस समय की बात कर रहा है। आने वाले कल की है, जो बीत गया कल है वो है, या फिर पहले शुरू हुआ था अभी भी चल रहा है वो है। ये आपके टेंस के टाइप होते हैं। ठीक है, अब अपन मैं आपको एक चीज और बता दूं। जब अपन ट्रांसलेशन करते हैं, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है, आपको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन सिर्फ रफ में करना है, आपको आंसर नहीं करना है वर्ड फॉर वर्ड। ठीक है ना? ये सेंटेंस है, राजा ने कैदी को अपने राज्य से निष्कासित किया। ठीक है, इसका अगर वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन होगा तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये आपका वर्ब की टाइमिंग बताता है। क्या बताता है? टाइमिंग बताता है। और जबकि इंग्लिश के सेंटेंस में टाइम कब आ जाता है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आता है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म जो होता है, मेन वर्ब का जो फॉर्म होता है, आपको यही तो हैं दो वर्ड्स जो टाइम बता रहे हैं, टेंस बता रहे हैं, राइट? अगर इज प्लस वर्ब एंड आईएनजी अगर है तो ये क्या बता रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है ना? विल बी अगर है तो ये क्या बता रहा है आपको? फ्यूचर टेंस बता रहा है। तो ये सब तो सेंटेंस के बीच में आता है ना? सेंटेंस के एंड में हिंदी में आ रहा है। इसका मतलब आपको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है। लेकिन समझने के लिए कि मेरे को इन शब्दों को अंग्रेजी में लिखना क्या है, कैसे है नहीं, क्या लिखना है, ये आपको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन से आएगा। ये आंसर के लिए नहीं है, ये आपकी समझने के लिए है। राजा इज द किंग। किंग एक ही होता है किंगडम में, इसलिए द किंग, किंग का के कैपिटल। ने कैदी, कैदी कौन होता है? प्रिजनर, है ना? को अपने, अपने इज किंग है इसलिए हिज। रानी होती तो हर हो जाती। ठीक है,
हिज किंगडम, राज्य क्या है, किंगडम, से निष्कासित क्या होता है, एक्सपेल, स्कूल से एक्सपेल कर दिए जाते हैं, ज्यादा शैतानी कर लेते हैं तो स्कूल वाले टीसी काट के घर भेज देते हैं, जाओ अपने घर, तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, हम बहुत शैतान हो। उसी तरह से निष्कासित कर देना, राज्य से निष्कासित कर देना भी राज्य से एक्सपेल कर देना होता है, किंगडम से एक्सपेल कर देना होता है। और किया, ये आपको सिंपल पास्ट टेंस बता रहा है, ठीक है। मैं टेंस रिपीट नहीं करूंगी, टेंस में आप टेंस की क्लास में मैं इन सबको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ी लेंदी क्लास होगी, कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में टेंसेस भी खत्म हो जाएं, ठीक है। अब देखते हैं क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब क्या है, एक्सपेल करना, निकाल देना, तो ये क्या है, यही काम हो रहा है, तो एक्सपेल में लास्ट में ईडी लगा देंगे। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सिंपल पास्ट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। अब इस सेंटेंस को अपन कहां ट्रांसलेट करूं मैं, यहां कर देते हैं, अपन ऊपर करते हैं, ठीक है। लुक एट द आंसर ओवर हियर, द किंग expelled the prisoner from his kingdom। आगे आंसर, यहां पर क्या था, कैदी बीच में है, यहां पर सॉरी आई एम सो सॉरी, हाँ यहां पर किया जो है एंड में है ना, निष्कासित करना एंड में है, क्रिया हिंदी के सेंटेंस में आखिर में होती है, अंत में होती है, और क्रिया यानी वर्ब इंग्लिश के सेंटेंस में बीच में होती है, ये रही, ठीक है। इस लास्ट वाले वर्ड से हमें टेंस का पता चला, और इस टेंस को हमने क्रिया के ऊपर ईडी के फॉर्म में लगा दिया क्योंकि सिंपल पास्ट है, ठीक है। समझ में आ गया, ये सेंटेंस आपको ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन का मतलब वही होता है, आपको मतलब ट्रांसलेट करना है, एग्जैक्ट शब्द नहीं। एग्जैक्ट शब्द हमने रफ में ट्रांसलेट करके देख ली कि कौन कौन से वर्ड्स को क्या क्या लिखते हैं इंग्लिश में, उसको कैसे प्लेस करना है वो आपका स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, ठीक है। ये एफर्मेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में यही होता है। नेगेटिव सेंटेंस में यहां पर बीच में नॉट आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यहां पर आपका एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। एक्सक्लेमेशन वर्ड्स कौन से होते हैं, ओ नो होता है, अलास होता है, सैड होता है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, या फिर ओ गॉड हो गया, है ना, या फिर वाओ हो गया, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके एक्सप्रेशंस बताते हैं। ये यहाँ पर सब्जेक्ट से जस्ट पहले आ जाएंगे, लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं बनते वो, ठीक है, वो एक्सक्लेमेशन का ही हिस्सा रहते हैं। उसके बाद में अगर नेगेटिव, अगर इंटरोगेटिव है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आएगी, फॉलोड बाय नॉट, और फिर उसके बाद में मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये सब तो अपन समझ चुके हैं, वेरी गुड। अब अपन कुछ ऐसा ट्रांसलेट करके देखते हैं जो 2023 के 21 के एग्जाम में आपके 10 मार्क्स का आया था। ये हिंदी के पेपर में आया था, 2021 का पेपर 4 पार्ट ए यानी कि यूनिट ए, जो हिंदी का एग्जाम था आपके 120 नंबर का, उसमें ये पैराग्राफ 10 मार्क्स का आया था। इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है, करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ कुछ मेन वर्ड्स हैं जिनको अपन हिंदी में देखेंगे कि क्या कहते हैं। लैंग्वेज को क्या कहते हैं, भाषा, है ना। इनफाइनाइट को क्या कहते हैं, जिसका कोई एंड नहीं होता, अनंत, ठीक है। ग्रेटर को क्या कहते हैं, महान, है ना, या फिर बढ़ा हुआ, ज्यादा, ठीक है। इनफाइनाइटली ग्रेटर को हिंदी में और क्या कह सकते हैं, समथिंग इनफाइनाइटली ग्रेटर देन ग्रामर एंड फिलोलॉजी, ओके। जरूरती, देन ग्रामर, ग्रामर को क्या कहते हैं, व्याकरण। फिलोलॉजी, ओके, फिलोलॉजी क्या होता है, अब ये एक ऐसा वर्ड है जिसका आपको बेसिक अगर मीनिंग नहीं पता तो अब ये गड़बड़ हो गई, इसलिए आपकी वोकैबुलरी भी जरूरी है। मैंने वोकैबुलरी की क्लास ली है, मैंने बताया है कि वोकैबुलरी को कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। यहां देखते हैं, इस वर्ड को तोड़ के देखते हैं, फिलोलॉजी, PHILO+LOGY, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम यहां पर ये है कि ये जो लॉजी होता है ना, अच्छा ठीक है, ये जो लॉजी है ना, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। किसी भी वर्ड में अगर एंड में लॉजी है तो वो स्टडी ऑफ है, ठीक है। और फिलोलॉजी को फिलो से दूसरा वर्ड एक और बनता है, फिलोंथ्रोपी। क्या बनता है, फिलैंथ्रोपी।
अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि फिलॉलॉजी का मीनिंग एग्जैक्टली पता होना जरूरी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि यही फिल इस वर्ड में बताता है प्रेम। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है, एंथ्रोपी का मतलब होता है इंसान, मनुष्य, है ना? यही मतलब होता है, कुछ फॉरेन चीज नहीं बता रही हूँ। एंथ्रोपी का मतलब होता है मनुष्य या मानवता, ठीक है? और फिल का मतलब होता है प्रेम। वो लोग जिनको मानवता से प्रेम है, जिनको मनुष्यों से प्रेम है, तो वो क्या करते हैं? वो उनके साथ में मतलब बहुत उनकी हेल्प करते हैं, दान करते हैं, ठीक है? एनजीओज रन करते हैं बहुत बड़े बड़े। वो क्या करते हैं? फिलैंथ्रोपी करते हैं। फिलैंथ्रोपी का करने का क्या मतलब होता है? हेल्प करते हैं लोगों की। अब यही फिल जब यहाँ पर आ जाता है तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है जो मैं बता रही हूँ। इसलिए कह रही हूँ कि हर इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं ना वोकैबुलरी में, इनकी जरूरत होती है आपको इनका मतलब पता हो। लेकिन अब अज्यूम करके देखते हैं कि मुझे अभी भी नहीं पता कि फिलॉलॉजी का मतलब क्या है। तो अब ट्रिक बता रही हूँ, जरूरी नहीं हर जगह काम करे, लेकिन यहाँ काम करेगी और इसके जैसे और एग्जाम्पल्स होते हैं वहां काम करेगी। हम इस पूरे पैराग्राफ को अगर पढ़ के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो इसकी बात कर रहे हैं, लैंग्वेज, भाषा की बात कर रहे हैं, ठीक है? हमने व्याकरण की बात करी है, हमने शब्दों की बात करी। देखना मैं बताती हूँ, इस पैराग्राफ में शब्दों की बात हो रही है, शब्दों के अर्थ की बात हो रही है, मीनिंग की बात हो रही है, ठीक है? शब्दों के मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। पुराने टाइम में हम एक शब्द को किसी और यूज के लिए यूज करते थे, मीनिंग के लिए यूज करते थे। आज हम कुछ और वर्ड के लिए मीनिंग के लिए उस वर्ड को यूज कर रहे हैं, ठीक है? उनका जो स्पिरिट है, उन वर्ड्स को यूज करने का जो तरीका है, उसको चेंज करा गया है। ये सारी की सारी बात शब्दों के ऊपर हो रही है, यानी कि मीनिंग्स और वर्ड्स के ऊपर हो रही है, भाषा के ऊपर हो रही है। तो फिलॉलॉजी बाय लॉजिक, लॉजिक ये कहता है कि फिलॉलॉजी का मतलब कुछ ना कुछ भाषा से रिलेटेड है, ठीक है? और लॉजिक का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ। तो स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस कह सकते हैं, स्टडी ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं फिलॉलॉजी को, है ना? क्योंकि इस पैराग्राफ से पता चल रहा है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इसी पैराग्राफ को देखते हुए हमने फिलॉलॉजी का मीनिंग निकाल लिया है, ठीक है? ऐसे मैं और एग्जांपल्स दूंगी आपको, पर समझ में आ गया कि वर्ड को तोड़ के कम से कम आप 50% मीनिंग तो निकालो। 50% मीनिंग नहीं भी समझ में आ रहा है, बाकी का बचा हुआ नहीं भी अगर समझ में आ रहा है, तो कम से कम पूरे पैराग्राफ को देख के अपन उसका मीनिंग अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? चलो, फिलॉलॉजी का मीनिंग क्या हुआ फिर? स्टडी ऑफ वर्ड्स कर लें, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस कर लें। तो भाषा विज्ञान, स्टडी, स्टडी का मतलब क्या होता है? पढ़ाई, है ना? तो भाषा विज्ञान या फिर भाषा की पढ़ाई। नहीं पता अपन को, विज्ञान भी नहीं पता अपन को, बिल्कुल एकदम रॉ वर्ड्स लेके चलते हैं कि क्या मीनिंग है इनका, ठीक है? पोएटिक टेस्टामेंट, पोएटिक का क्या मतलब होता है? पोएट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? वही मतलब यहां लगेगा, ठीक है? टेस्टामेंट, टेस्टामेंट कहते हैं सबूत को। कुछ कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, कुछ कुछ मैं आपको नहीं बता रही, क्योंकि ये बहुत ही लोकल वर्ड है, इसका बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है, इसका मैं क्या बताऊंगी, ठीक है ना? ओके। पोएटिक का वैसे मतलब होता है काव्यात्मक। पोएट्री कविता को कहते हैं, ठीक है ना? पोएट कवि को कहते हैं, वैसे ही पोएटिक काव्यात्मक होता है। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। काव्य, ऐसा लग रहा है मैंने ब लिखा हो जैसे। काव्यात्मक। मेरी हिंदी थोड़ी सी राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं है, मुझे पता है। खैर, टेस्टमेंट का होता है सबूत। जीनियस किसे कहते हैं हिंदी में? जो बहुत तेज दिमाग के लोग होते हैं, उस मीनिंग से जीनियस लेंगे अपन, ठीक है ना? जीनियस। रेस एंड कल्चर, रेस क्या होती है? मानव जाति, ह्यूमन रेस, मानव जाति। तो रेस क्या हुई फिर? सिर्फ जाति, ठीक है ना? कल्चर आपकी सभ्यता को कहते हैं, किसे कहते हैं? सभ्यता, ओके। लिविंग एम्बॉडीमेंट देखते हैं, लिविंग किसको कहते हैं? जिसमें जान होती है, जो जीव होता है ना? तो लिविंग का क्या मतलब हो जाएगा? जीवित या जीवंत, ठीक है? एम्बॉडीमेंट का क्या मतलब होता है? जो स्वरूप ले ले। यानी कि शब्दों का महत्व इतना ज्यादा होता है, शब्द इतने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में कि वो एक तरह से जीवित हो जा, हमारे सामने जीवंत स्वरूप ले लेते हैं। अब समझ में आ गया? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है ना? एम्बॉडीमेंट का मतलब स्वरूप होता है। थॉट्स आपके विचार, ठीक है ना? थॉट्स को क्या होता है? विचार, विचार, ठीक है ना? उसके बाद में क्या है? फैंसीज, फैंसीज आपके इमेजिनेशन को कहते हैं। विचार अगर आपके थॉट हो गए तो इमेजिनेशन क्या हो गया आपका? सोचो, ठीक है? दैट हैव मोल्डेड देम, मोल्डेड, मोल्ड करने का मतलब होता है उसको क्रिएट करना, ठीक है ना? बनाना।
सिंपल वर्ड्स, मैं बिल्कुल लिटरल पे जा ही नहीं रही कि एक्चुअली इसका टिपिकल हिंदी वर्ड क्या है। हमें वो सीखना ही नहीं, हमें मतलब ही नहीं, हमें इसका मतलब निकालना है और सही निकालना है। ठीक है? मोल्ड का क्या मतलब होता है? बनाना या बनावट। वर्ड्स, शब्द कैन चेंज देयर मीनिंग, मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। फ्रॉम एज टू एज, एज टू एज का मतलब होता है काल भर काल या काल दर काल उनका मतलब बदल रहा है। ठीक है ना? एज का मतलब होता है काल। ओल्ड आइडियाज, पुराने आपके थॉट्स जो हैं, पुरानी जो आपकी मतलब हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करने का मतलब होता है बदलना। ठीक है? देमसेल्व्स, देमसेल्व्स क्या? शब्द, शब्द खुद का मतलब बदल लेते हैं, जैसे काल दर काल जैसे समय बीतता जाता है तो शब्द अपना मतलब बदल लेते हैं। वो खुद तो बदलते नहीं है, कहने का मतलब तो यही है ना यहाँ पे, लेकिन वो खुद नहीं बदलते हैं, हमारा उनको यूज करने का तरीका बदल जाता है। ठीक है? और हम फिर शब्दों के ऊपर ही डाल रहे हैं, क्योंकि वही एक तरह से जीवंत हो गए हमारे सामने और वही अपना रूप बदल रहे हैं, वही अपना स्वरूप बदल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये पोएटिक है, ठीक है ना? ये एक तरह से हम इसको शब्दों को क्या कर रहे हैं? पर्सोनिफाई कर रहे हैं। मैंने आपको नाउन्स और प्रोनाउंस वाले चैप्टर में क्लास में पढ़ाया है। पर्सोनिफिकेशन का एक कानून होता है, हम कुछ शब्दों को जीवित स्वरूप दे सकते हैं। जैसे सन को हम ही बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? मैंने उस क्लास में भी यही एग्जाम्पल दिया था। सन को हम पुरुष की भांति देख सकते हैं, क्योंकि उसमें ताकत होती है, तीव्रता होती है ना? अग्रेशन होता है। सभी पुरुषों में नहीं होता है, लेकिन तरीका यही है बोलने का। ठीक है? ठीक है। ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू न्यू, न्यू मतलब नए शब्दों में। ऑफ्टन कीपिंग देयर अटायर, ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, डायरेक्ट मीनिंग है इसका, और कोई मीनिंग नहीं है। ऑफ्टन का मतलब, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑफ्टन भी होता है, ऑफन भी होता है, टी साइलेंट भी होता है, दोनों सही है। ठीक है ना? इसका मतलब होता है अक्सर। कीपिंग देयर अटायर, अटायर का मतलब होता है कपड़े, जो आपने वस्त्र धारण कर रखे हैं, तो यहां पर उसका मीनिंग हो जाएगा आवरण। सही है स्पेलिंग? आई थिंक सही है, आवरण। ठीक है? यानी कि जो शब्द जिस भाव से लिखा गया है, उसके यूज में उसका भाव हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है? इट इज डिफिकल्ट टू कैप्चर द मीनिंग, कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना, द मीनिंग यानी अर्थ, मच लेस द स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है उसका भाव। ठीक है ना? उसकी आत्मा। लिटिल मीनिंग क्या होता है? आत्मा। यहां पर शब्द की आत्मा क्या है? शब्द का भाव। ऑफ एन ओल्ड वर्ड और फ्रेज, किसी पुराने शब्द या शब्दों का जो समूह है, उनका मतलब एज बाय एज यानी कि समय समय पर बदलता रहता है, उनका मतलब बदल जाता है, लेकिन उनकी जो लेकिन वो अपना आवरण वैसा ही रखते हैं। ठीक है? उनकी स्पिरिट भी बदल जाती है। टू कैप्चर द मीनिंग, डिफिकल्ट टू कैप्चर द मीनिंग मच लेस द स्पिरिट ऑफ एन ओल्ड वर्ड और फ्रेज। ठीक है? बेसिक आइडिया हमें समझ में आ गया, किस बारे में बात हो रही है? शब्दों के बारे में बात हो रही है। अब इसको लिखना शुरू करते हैं। अ लैंग्वेज इज समथिंग इनफाइनाइटली ग्रेटर देन ग्रामर एंड फिलोलॉजी। भाषा। हम्म, तो हाँ, भाषा किससे महान है, किससे ज्यादा बड़ी है? व्याकरण से। और जो हमने फिलोलॉजी का मीनिंग निकाला, फिलोलॉजी का मीनिंग क्या निकाला था हमने? भाषा की पढ़ाई या भाषा विज्ञान। ठीक है ना? तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि भाषा किससे बड़ी है। सेंटेंस हिंदी में कैसे बनता है ना? कर्ता ने कर्म को, ठीक है, किससे बना? कर्ता, ये भाषा है। भाषा जो है वो व्याकरण अथवा या फिर या भाषा विज्ञान, ये आपका फिलोलॉजी वाला वर्ड हो गया। ठीक है ना? से कहीं ज्यादा या अनंत रूप से महान है। ये अपना फर्स्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है? सेकंड सेंटेंस देखते हैं। इट इज द पोएटिक ट्रस्ट सॉरी इट इज द पोएटिक टेस्टमेंट ऑफ द जीनियस ऑफ अ रेस एंड अ कल्चर, यानी कि ये क्या? भाषा का मतलब बदलना, भाषा का इंपॉर्टेंट होना, भाषा कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी व्याकरण और उसकी स्टडी से भी भाषा खुद अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइटली इंपॉर्टेंट है, एक ग्रेटर है। तो उसी भाषा को लेके अब उस इस ये इट किसके लिए यूज हो रहा है? ये प्रोनाउन किस चीज के लिए यूज हुआ? इस नाउन के लिए, लैंग्वेज के लिए यूज हुआ। ठीक है? इट इज द पोएटिक टेस्टमेंट ऑफ द जीनियस ऑफ अ रेस एंड अ कल्चर एंड द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द थॉट्स एंड फैंसीज दैट हैव मोल्डेड देम। सबसे पहले तो प्रोनाउन। ठीक है?
यह भाषा का या फिर एक सेकेंड, पोएटिक टेस्टामेंट पहले लिखते हैं। ठीक है, मानव जाति, यह मानव जाति व सभ्यता की एक काव्यात्मक काव्यात्मक सबूत ही है कि उनका अर्थ एक जीवंत स्वरूप ले लेता है, एक जीवंत स्वरूप ले लेता है। ये अपना सेकंड सेंटेंस हो गया। मैंने क्या क्या मेंशन कर दिया? मानव जाति, रेस, सभ्यता, कल्चर। काव्यात्मक सबूत क्या है? पोएटिक टेस्टामेंट है, ठीक है ना। उनका अर्थ मीनिंग है, जीवन स्वरूप उनका लिविंग एम्बॉडीमेंट है, ठीक है। जीवन सबूत ले लेता है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस क्या है? 10 मार्क्स का है, आई थिंक 6 या 7 सेंटेंस, 6 सेंटेंसेस हैं शायद, और ये 10 मार्क्स अपन को उठाने हैं, ठीक है। हो सकता है कि कहीं मात्रा की गलती हो रही हो मुझसे, बट ट्रांसलेशन, बेसिक ट्रांसलेशन सही है, ठीक है। अपन को बेसिक ट्रांसलेशन पे ध्यान देना है, ओके। वर्ड्स चेंज देयर मीनिंग फ्रॉम एज टू एज। शब्द अपना अर्थ बदलते रहते हैं, ठीक है, ओके। अब वर्ड्स का लिटिल ट्रांसलेशन क्या है? शब्द समय समय पर अपना अर्थ बदलते रहते हैं, ठीक है। अब एक देखते हैं, ये कंप्लीट नहीं हुआ था शायद, आई थिंक। आइडियाज एंड ओल्ड आइडियाज ट्रांसफॉर्म्स देन इनटू न्यू, ऑफ्टन कीपिंग देयर अटायर। परंतु रहते हैं, परंतु वे अपना आवरण अक्सर वही रखते हैं, ठीक है। हमने पूरा पॉइंट ले लिया है। वर्ड्स अपना मीनिंग यानी अपना अर्थ बदलते रहते हैं, समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन उनका जो भाव है, सॉरी मैंने भाव वाली लाइन नहीं लिखी, आई थिंक। अपना बदलते रहते हैं, परंतु उनका भाव व उनका ओल्ड आइडियाज, परंतु अपने पुराने विचार व अपना आवरण अक्सर वही रखते हैं। ओल्ड आइडियाज ट्रांसफॉर्म दिस इनटू ऑफ्टन कीपिंग देयर अटायर, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू कैप्चर द मीनिंग मच लेस द स्पिरिट ऑफ एन ओल्ड वर्ड ऑफ फ्रेज। कैप्चर द मीनिंग तो पहले पकड़ लेंगे, ठीक है। अक्सर, ओ एक सेकेंड, हाँ, यह डिफिकल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुश्किल, ठीक है। यह मुश्किल है कि उनका पुराना अर्थ शब्दों उनका, मैंने यहां पर प्रोनाउन और नाउन दोनों यूज किए हैं, ठीक है। पुराना अर्थ पकड़ा जा सके, शब्दों या
फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, क्योंकि किसी एक सेंटेंस का छोटा पार्ट होता है। मैंने पहले बताया नहीं, शायद मैंने लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। हाँ, फ्रेज का मतलब होता है, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। ठीक है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए बस, ठीक है। यह मुश्किल है कि पुराने शब्दों या वाक्यांशों का पुराना अर्थ पकड़ा जा सके। मच लेस द स्पिरिट। बल्कि उनकी आत्मा और भी मुश्किल है। बहुत सिंपल ट्रांसलेशन, जरूरी नहीं यही ट्रांसलेशन आप लिखें। मैंने क्या लिखा है इसको, 7 सेंटेंसेस 1 2 3 4, हैंग ऑन अ सेकेंड, एक सेकेंड 1 2 3 4 सेंटेंसेस हैं, है ना। क्या लिखा अपन ने, भाषा व्याकरण अथवा भाषा विज्ञान से कहीं ज्यादा या अनंत रूप से महान है। यह मानव जाति व सभ्यता का काव्यात्मक सबूत ही है कि उनका अर्थ एवं एक जीवन स्वरूप ले लेता है। शब्द समय समय पर अपना अर्थ बदलते रहते हैं, परंतु अपने पुराने विचार या अपना आवरण अक्सर वही रखते हैं। ठीक है, यह मुश्किल है कि शब्दों या उनका वाक्यांशों का पुराना अर्थ पकड़ा जा सके। और लास्ट में मैंने स्पिरिट वाली लाइन भी ऐड कर दी है। ठीक है, अब ये जो 4 सेंटेंसेस हैं, टेक्निकली देखा जाए तो 5 सेंटेंसेस होने चाहिए थे 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, यही अपन सिलेबस में नोटिस करते आ रहे हैं, बट ऐसे फॉर्म में भी आएगा। 2021 में ऐसा ही फॉर्म आया था। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं अपन। भाषा व्याकरण और भाषा विज्ञान से कहीं अधिक व्यापक होती है। ओके, इंपॉर्टेंट। ठीक है, यह किसी जाति और संस्कृति की प्रतिभा की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है तथा उन विचारों और कल्पनाओं का सजीव स्वरूप होता है। सजीव, ओके, आई वाज राइट। होती है जिन्होंने उसे आकार दिया है। आकार दिया है, कौन सी वाली लाइन थी, मोल्डेड देम, उन्हें बनाया है। ठीक है, ओके। शब्द समय के साथ अपना अर्थ बदलते रहते हैं और पुराने विचार नए रूप धारण कर लेते हैं, अक्सर अपनी पुरानी वेशभूषा को बनाए रखते हुए। वेशभूषा कौन सा वर्ड है, अटायर, आवरण, जो आप बाहर पहन रहे हैं। ठीक है, किसी पुराने शब्द या वाक्यांश का अर्थ और उससे भी अधिक उसकी आत्मा को पकड़ पाना कठिन होता है। मुश्किल, मैंने मुश्किल लिखा। ठीक है, समझ में आ गया है ना। अपन के ये 4 सेंटेंसेस 10 मार्क्स के हैं। बेसिक मीनिंग वही है, इसमें बहुत क्लिष्ट हिंदी काम में ली है मैंने, बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड्स यूज किए हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कोई बात नहीं, मुझे वो उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो हम उससे सेंस निकालेंगे कि पैराग्राफ आखिर कहना किस बारे में बात कर रहा है, टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के अनुसार अपन मीनिंग निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये 5 सेंटेंसेस आपके आए थे 2021 में, सेम इंग्लिश के पेपर में, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। बाल अपराधी, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, बाल अपराधियों को जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स बोलते हैं। जुवेनाइल डेलिंक्वेंस, ये लीगल वर्ड होता है। पुनर्वसन को क्या कहते हैं, रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन, सो वियर्ड। के लिए सक्रिय न्यायिक, सक्रिय का क्या होता है, एक्टिव या फोकस्ड। न्यायिक इज जुडिशियल, और सामाजिक क्या होती है, सोशल। प्रयास क्या होते हैं, एफर्ट्स। हाँ, एफर्ट्स, EFFORTS, की आवश्यकता है। आवश्यकता मतलब आपकी जरूरत है। अब ये जो है सॉरी, आवश्यकता हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, नीड। ठीक है, ये सेंटेंस जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको ट्रांसलेट करते हैं। ओके, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट उठाएंगे। सब्जेक्ट क्या है अपना, ये अपना सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि ये काम हो रहा है। ठीक है, चलो, एन एक्टिव judicial and social efforts, active judicial and social efforts, plural है ये। फर्स्ट सेंटेंस, active judicial and social efforts
are needed to rehabilitate the juvenile delinquents. ये मैं आपको सेम सेंटेंस जो फर्स्ट इंग्लिश की क्लास मैंने ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहले क्वेश्चंस किस टाइप के आ चुके हैं इंग्लिश के एग्जाम में, उसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, सेम है. सेकंड, मैं अब भी तुम्हारे साथ होने से ज्यादा खुश नहीं होना जानता, मैंने उस दिन ये भी ट्रांसलेट किया था. दिस इज बोरिंग, वापस एक ही एक काम करना इज बोरिंग. लेट्स सी दीज थ्री, इन तीनों को देखते हैं. ठीक है. उत्तर पुस्तिका में यथासंभव संक्षिप्ताकार का प्रयोग ना करें, वह पूर्णतः लिखें. उत्तर पुस्तिका क्या होती है आपकी? आंसर शीट होती है. क्या होती है? आंसर शीट. यथासंभव, यथासंभव का मतलब होता है जहां तक हो सके, हिंदी. तो जहां तक हो सके बहुत ही सिंपल वर्ड है, ठीक है ना. यथासंभव जो नहीं आती मेरे को इतनी टिपिकल हिंदी, ठीक है, पर यथासंभव का मतलब क्या होता है? जहां तक संभव हो सके, जितना ज्यादा हो सके. इंग्लिश में सिंपल, एज फार एज पॉसिबल, as far as possible. संक्षिप्ताकार किसको बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म. संक्षिप्त किसको बोलते हैं? शॉर्ट. ठीक है ना. तो संक्षिप्ताकार शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं. इसका एक प्रॉपर इंग्लिश वर्ड होता है एब्रीविएशन. अगर आपको नहीं आता तो आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं. प्रयोग इज यूज, ना करें, टू नॉट यूज है ना, नॉट यूज. नो, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया. वह पूर्णतः लिखें. पूर्णतः मतलब कंप्लीट. और अगर शॉर्ट फॉर्म की बात हो रही है यहां पे तो फुल फॉर्म की बात हो रही होगी इस पूर्णतः से. ठीक है ना. ठीक है. एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं, इस सेंटेंस को अपन इट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सेकंड नंबर मैंने करके दिखाया हुआ, थर्ड नंबर पे आते हैं. इट्स बेटर टू नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म और abbreviation in your आंसर कॉपीज या आंसर शीट्स. दोनों सही हैं. ठीक है. अच्छा, एज फार एज वाला तो लिखा ही नहीं. इट इज बेटर टू यूज full forms as far as possible in your answer sheets instead of short forms या फिर abbreviations. ठीक है. जरूरी नहीं आपने यही सोचा हो. इस सेंटेंस को इट से स्टार्ट करने के लिए मैंने ये सेंटेंस का फॉर्मेशन यूज किया है. अपन ने लास्ट क्लास में देखा था इट की क्या वैल्यू है, इट को कैसे यूज करा जाता है सेंटेंसेस में, इट कैसे पर्सोनिफाई कर देता है चीजों को. मैंने वो फॉर्म यहाँ पर यूज किया है. अगर आपके पास में कोई डिफरेंट आंसर है जो बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है तो वो आंसर सही है. डू नॉट वरी अबाउट वेराइटी. ठीक है. इंग्लिश को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं. कवि ने उर्मिला के चरित्र, इसको आप सॉल्व करो, मैं आपको इंग्लिश वर्ड्स दिखाती हूँ. कवि होते हैं पोएट. ठीक है. उर्मिला नेम है, प्रॉपर नाउन है, उर्मिला ही रहेगा. चरित्र का कहते हैं इंग्लिश में कैरेक्टर. स्त्री होती हैं विमेन, WOMAN. यहां पर सिंगल इसलिए आएगा क्योंकि एक स्त्री की बात हो रही है. कवि ने उर्मिला नाम की एक जो महिला है उसकी बात करी है. ठीक है. दर्द को कहते हैं पेन, है ना. वीरे को कहते हैं सैडनेस या सोरो. और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वर्ड है, जनरली साइकोलॉजिस्ट इसको यूज करते हैं, डिप्रेस्ड. DEPRESSED, डिप्रेस्ड, है ना. बेसिक फॉर्म क्या होता है इसका? डिप्रेशन की वेदना. वेदना होती है रेस्टलेसनेस, परेशानी जिसको कहते हैं वो वेदना होती है. ठीक है ना. बहुत ही बहुत सुंदरता से उकेरा है. उकेरा का क्या मतलब होता है? टू ब्रिंग आउट टू परफेक्शन. ठीक है ना. जैसे
वेदना को बहुत सुंदरता, सुंदरता मतलब ब्यूटी, ब्यूटीफुल, बहुत इज वेरी, उकेरा मतलब मोल्ड। ठीक है, इस सेंटेंस को बनाओ, बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करो, ठीक है, आंसर में चेक करेंगे सही है या उसके नियरेस्ट भी अगर आप पहुंचे हो तो भी ब्रिलियंट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ठीक है ना, इनके इनके बेसिक इंग्लिश वर्ड्स मैंने आपको दे दिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करना। विद्यार्थियों के असंतोष से उत्पन्न अनुशासनहीनता, ओके, ये होता है इनडिसिप्लिन। असंतोष होता है डिससेटिस्फैक्शन। विद्यार्थी आपके स्टूडेंट्स हो गए, विद्यार्थियों का डिससेटिस्फैक्शन जो है उससे इनडिसिप्लिन हो रहा है, ठीक है ना, का कारण उनकी यह भावना है, उनका यानी भावना मतलब फीलिंग, तो स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ गलत हो रहा, फील हो रहा है, जिसके कारण वो इनडिसिप्लिन तरीके से बिहेव कर रहे हैं और उनका डिससेटिस्फैक्शन सामने नजर आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या फील हो रहा है कि उनके विचार यानी कि उनके जो आइडियाज हैं, जो थॉट्स हैं, UGHTS थॉट्स, और आकांक्षाएं, आकांक्षाएं क्या होती हैं, एस्पिरेशंस, सिंपल वर्ड बताऊं, ड्रीम्स, सपने, सपने ही तो आकांक्षाएं होती हैं, है ना, आपने सपना देखा इस एग्जाम को क्लियर करने का, वही आपकी आकांक्षा है, सेम वर्ड्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, कि बहुत उपेक्षा की जाती है, उपेक्षा को क्या कहते हैं, अवॉइड करना या नेग्लेक्ट करना, ठीक है। अब वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन, आपको उपेक्षा का मतलब नहीं पता कि हिंदी में तो पता है लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं पता, तो इसको क्या कर सकते हैं, टू नॉट पे अटेंशन भी लिख सकते हैं, टू नॉट पे अटेंशन भी लिख सकते हैं। आपको अवॉइड और नेग्लेक्ट दोनों वर्ड्स याद नहीं आए तो आप ये लिख सकते हैं उपेक्षा की जगह, टू नॉट पे अटेंशन, कि उनके आइडियाज, उनके थॉट्स, एस्पिरेशंस, ड्रीम्स जो भी हैं उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण विद्यार्थियों की जो फीलिंग्स हैं, है ना, वो हर्ट हो रही हैं, वो डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, जिसके कारण आप क्लास में इनडिसिप्लिन फेस कर रहे हैं। सेंस समझ में आ गया? मुझे लगता है कि मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को तो समझ में आ गया, लेकिन जो हिंदी मीडियम से नहीं है, जिनकी अदर लैंग्वेजेस हैं, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं, या जो इंग्लिश मीडियम से हैं, वो भी इतने टिपिकल हिंदी वर्ड्स को नहीं बैठा पाते, उनके लिए ये ट्रांसलेशन, ठीक है? ये दोनों सॉल्व करो और अब आंसर देखते हैं, ठीक है? चलो, एक्टिव जुडिशियल एंड सोशल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, वो अपन कर चुके हैं। एवरी इवन नाउ आई डू नॉट नो एनी ग्रेटर, ये मैं आपको बता चुकी थी, फर्स्ट क्लास में अपन ने 2 क्वेश्चंस देखे थे 2021 में से। डू नॉट यूज एब्रिविएशंस, ठीक है, एब्रिविएशंस की जगह अपन ने दूसरा कौन से वर्ड यूज किए थे, शॉर्ट फॉर्म, इन द आंसर शीट एज फार एज पॉसिबल, कॉमा राइट इन फुल, ठीक है, ओके। इसने नेगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट किया है हेल्पिंग वर्ब से, मैंने नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट किया था इट से, इट वाले एग्जाम्पल को यहां पर लाने के लिए, ठीक है। द पोएट हैज ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड, सुंदर तरीके से बताया गया, हाँ, पेन एंड सोरो ऑफ सेपरेशन इन उर्मिलास कैरेक्टर, ठीक है। इस तरीके का दिखने वाला भी अगर आपने सेंटेंस किया है जिसका टेंस सही हो, मैं बार बार बता रही हूं आपको, टेंस सही होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, यही 2 तरीके हैं जहां आपके जनरली मार्क्स कटते हैं। स्पेलिंग एरर है, इतना कोई आपको परेशान नहीं करेगा, स्पेलिंग एरर में कोई 6th-7th क्लास के बच्चों की एग्जाम नहीं है, ठीक है, वहां पर स्पेलिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं। The indiscipline arising from the dissatisfaction of students is due to their feeling that their thoughts, जो मैंने ideas बताए, thoughts बताए, and aspirations यानी कि आपके dreams are greatly neglected, उपेक्षा करने वाला वर्ड यहाँ आ गया, ठीक है। ये आपके सारे के सारे टेंसेस सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हो गया। ये 2021 में आए थे, 5 क्वेश्चंस आए थे 10 मार्क्स के। ईमानदारी से बताना कितने स्कोर कर लेते तुम लोग ठीक है, ध्यान रखना। 2018 में भी इस टाइप का एक पैराग्राफ आया था, इस पैराग्राफ को अपन पूरा ट्रांसलेट नहीं करेंगे, अपन बेसिक मीनिंग्स देखेंगे। मैन इज मनुष्य, यहाँ पे मैन आदमी नहीं है, यहाँ मैन ह्यूमैनिटी वाली जगह पे यूज किया है, ह्यूमंस, है ना, मनुष्य। चलो, गॉड ईश्वर, भगवान लिखते हैं, चलो ईश्वर भी लिख सकते हैं। He symbolizes his infinite beauty, symbolize का क्या मतलब होता है, चरितार्थ करना, इनफाइनाइट मतलब अनंत, ब्यूटी मतलब सुंदरता,
गुडनेस अच्छाई, ग्रेस ऑफ ब्यूटी एंड माइंड, ग्रेस को भी सुंदरता ही बोला जाता है, ठीक है, लेकिन ग्रेस का बहुत ब्यूटीफुल हिंदी वर्ड है गरिमा, ईश्वर की सुंदरता की गरिमा मनुष्य के रूप में धरती पर देखी जाती है, ठीक है। उसकी ईश्वर की गरिमा कैसे, शरीर और मन से, है ना, तन और मन की जो शुद्धता है वही ईश्वर की गरिमा है। जो अच्छे लोग होते हैं उनको भगवान का स्वरूप बोला गया, अगर मैं बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बताऊं आपको तो ही इज अर्थली सिंबल, अर्थली अर्थ का मतलब क्या होता है, धरती, है ना, तो सिंबल, इन दोनों का मीनिंग ही इज हिज अर्थली सिंबल, हिज इमेज ऑन अर्थ, ठीक है। नहीं, ये रिपीट हो गए वर्ड्स, आई थिंक यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर लिख दी है मैंने कुछ, नहीं इसका मीनिंग बताया गया, ओके धरती पर सिंबल को लिख सकते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब या प्रतिमा, इमेज को भी कहते हैं, ठीक है ना, प्रतिमा। एंड ही हु इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, इज द नोबलेस्ट ऑफ गॉड्स वर्क, नोबल मतलब प्योर को या बहुत ही अच्छे लोगों के लिए नोबल वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है ना। गॉड्स वर्क, भगवान का जो कार्य है, जो ईश्वर का कार्य है धरती पर करने के लिए, जिसको मनुष्य को भेजा है, उसकी बात हुई है। ऑनेस्टी इंप्लाइज सेक्रीफाइस, ऑनेस्टी से, ऑनेस्टी का क्या मतलब है, इंप्लाई का मतलब होता है मतलब, किस तरीके की ऑनेस्टी की बात हो रही है यहाँ पे, सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस, ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रूथ, सिंसियरिटी, इस सेंटेंस को लिखें अपन, ज्यादा ही अच्छा रहेगा। Honesty implies sacrifice, transparency of truth, sincerity of heart, earnestness on purpose, devotion of high ideals, work for the benefit of humanity. काफी लेंदी सेंटेंस है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको अपन ब्रेक करते हैं। Honesty implies sacrifice, honesty implies sacrifice, इसका मीनिंग निकालेंगे, ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रूथ, सिंसियरिटी ऑफ हार्ट, transparency of truth, sincerity of heart, ठीक है। earnestness of purpose, devotion of high ideals और फिर क्या है, कहाँ है अपन, कहाँ गए, ओके, वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। ये सारे के सारे कॉमा में चल रहे हैं, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। तो इन फ्रेजेस को अपन ट्रांसलेट करते हैं बेसिक मीनिंग से। ऑनेस्टी इंप्लाइज सैक्रिफाइस, यानी कि ईमानदारी का मतलब आपके, सैक्रिफाइस को क्या कहते हैं हिंदी में, डायरेक्ट वर्ड क्या होता है सैक्रिफाइस का, त्याग करना, ईमानदारी आपका त्याग बता रहा है यहाँ पे। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, और ट्रूथ सच्चाई, सत्य, है ना। सिंसियरिटी ऑफ हार्ट मतलब आपके जो दिल में जो अच्छाई है उसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है। अर्नेस्टनेस ऑफ पर्पस यानी कि आपका जो उद्देश्य है उसको पाने की आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। अर्नेस्टनेस का मतलब होता है जो बेचैनी आप में है उद्देश्य को पूरा करने की, है ना। डिवोशन ऑफ हाई आइडियल्स, डिवोशन आपका अध्यात्म के प्रति जो आपका डिवोशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट वर्ड्स लाने हैं ना। ऑफ हाई आइडियल्स, आइडियल्स मतलब जो मनुष्य की जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज होती हैं उनके प्रति आप कितने ज्यादा तत्पर हैं उनको पाने के लिए। वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की अच्छाई के लिए आप कितना काम करना चाहते हैं। ये सारे सेंटेंसेस का बेसिक ट्रांसलेशन है, इसको कॉमा में डालते जाएंगे। सच्चाई से क्या मतलब है, ठीक है। ईमानदारी का मतलब ये पारदर्शिता, सच्चाई के प्रति पारदर्शिता, ठीक है ना, सत्य का प्रदर्शन। आपके हृदय में, आपके दिल में, आपके मन में कितनी सच्चाई है, वो सिंसियरिटी वगैरह ये सब एक ही बातें हैं, मतलब आपको अच्छे से अच्छा बेस्ट ऑफ द बेस्ट ह्यूमन की बात हो रही है यहाँ पे। एन ऑनेस्ट मैन, एक ठीक है,
ईमानदार मनुष्य जो है प्रिपेयर टू वेयर द क्राउन ऑफ थ्रोन्स, वो तैयार रहता है कांटों से बना ताज पहनने के लिए। एक सच्चा ईमानदार मनुष्य तैयार रहता है कांटों से बना क्राउन पहनने के लिए, आपका ताज पहनने के लिए। एंड सफर मार्टरडम, मार्टरडम को हिंदी में क्या बोलते हैं? सोल्जर्स क्या होते हैं? ठीक है, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, ईश्वर का धरती पर काम करने के लिए मनुष्य जो है वो कांटों का ताज पहनने के लिए और शहादत देने के लिए भी तैयार होता है। फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गॉड्स किंगडम ऑन दिस अर्थ। ऐसा लग रहा है जैसे बाइबल से लिया हो, नहीं? इंटरेस्टिंग, ये बाइबल की लैंग्वेज है। ये वाले जो वर्ड्स है ना, आप ये देख रहे हैं, ये वर्ड्स ग्लोरी ऑफ गॉड, गॉड्स किंगडम ऑन दिस अर्थ, ये बाइबल, हिब्रू बाइबल जो है, ओल्ड टेस्टमेंट, उसमें से लिए हुए वर्ड्स हैं। ही इज द नोबलेस्ट हैंडीवर्क ऑफ गॉड। ही कौन? ऐसा मनुष्य जिसमें ये क्वालिटीज हैं, ठीक है ना? ऐसा मतलब यहाँ पर ही यह के लिए नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा मनुष्य जो ईश्वर का काम धरती पे कर रहा है और ईश्वर की सत्ता धरती पे लाना चाहता है, वह मनुष्य नोबलेस्ट, सबसे अच्छा गॉड का काम है, भगवान का, ईश्वर का काम है। ठीक है, देखें, मनुष्य ईश्वर की प्रतिमा है, इमेज। ठीक है, ग्रेस है, अच्छा गरिमा तो मैंने ग्रेस का बताया था, ओके। वह ईश्वर की अनंत सुंदरता, भलाई, शरीर और मन की गरिमा का प्रतीक है। गरिमा ग्रेस हो गया। वह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतीक, उसकी छवि है। सेम वर्ड, ओके। इमेज को छवि भी बोलते हैं, प्रतिमा भी बोलते हैं, प्रतिबिंब भी बोलते हैं, जो मैंने प्रतिबिंब बताया आपको, ठीक है। और जो व्यक्ति ईमानदार होता है वह ईश्वर की कृतियों में सबसे श्रेष्ठ होता है। ईमानदारी का अर्थ है त्याग, सत्य की स्पष्टता, पारदर्शिता बोली थी मैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, सेम है। हृदय की निश्चलता, जिसमें चीटिंग ना हो, सिंसियरिटी हो। उद्देश्य की गंभीरता, कौन सा वर्ड है? उद्देश्य की गंभीरता, अर्नेस्टनेस ऑफ पर्पस, हाँ, उद्देश्य को पूरा करने की जो बेचैनी है, गंभीरता, ठीक है। उच्च आदर्शों के प्रति समर्पण, हाई आइडियल्स, और उनकी तरफ डिवोशन, तथा तथा मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना। ह्यूमैनिटी के, मानवता इज ह्यूमैनिटी, कल्याण इज फॉर द बेनिफिट, ठीक है ना, गुड बेनिफिट। एक ईमानदार व्यक्ति कांटों का ताज पहनने और ईश्वर की महिमा तथा पृथ्वी पर उसके राज्य की स्थापना, गॉड्स किंगडम ऑन अर्थ आ गया यहाँ पे, के लिए शहीद होने को भी तैयार होता है। वो अपनी शहादत देने के लिए भी तैयार होता है। दोनों वर्ड सही हैं, दोनों तरीके सही हैं। वह ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ कृति होता है। सब ईश्वर का सबसे बढ़िया काम यही है कि वो ऐसे मनुष्य को जन्म दे, ठीक है, यही है। 10 मार्क्स। अब देखते हैं 2021 में, सॉरी 2018 में 5 क्वेश्चंस क्या आए थे। हल्दी में बहुत से औषधीय गुण होते हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही डायरेक्ट। हल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्मरिक या ट्यूमरिक, TURMERIC, टर्मरिक। हाँ, इसके दो प्रोनाउंसिएशंस होते हैं। एक तो होता है अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, ये सही है, डू नॉट वरी अबाउट इट, ये सही है। और एक होता है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, हिंदी में लिख के बता रही हूँ ताकि अपन को समझ में आ जाए। टर्मरिक, ये टर्मरिक अपन बोलते हैं क्योंकि अपन के ऊपर ब्रिटिश का शासन रहा हुआ है, इसलिए अपन ब्रिटिश फॉर्म ऑफ इंग्लिश फॉलो करते हैं। वरना टर्मरिक को अमेरिकन साइड में, कैनेडियन साइड में ट्यूमरिक भी बोला जाता है। हल्दी में बहुत से औषधीय गुण होते हैं, ठीक है। ट्यूमरिक हैज मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस, मैं नहीं बता रही इसका मीनिंग, सबको पता है ना। औषधीय गुण मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। अब समय आ गया है कि अज्ञानता और निराशा को जड़ से उखाड़ दें। ये जो वर्ड है ना, अब समय आ गया है, अब समय आ गया को लिटरली लिखा जाता है इट इज टाइम, इट इज टाइम। या फिर अगर आप और जोर देना चाहते हैं उस जो समय आपका आ गया है उसके ऊपर, तो लिखा जाता है इट इज हाई टाइम, ठीक है। ये दोनों सेंटेंसेस हैं। अब समय आ गया को कहते हैं इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम। इसको सोचने की जरूरत नहीं है, इसका ट्रांसलेशन यही होता है। अगर आपने कुछ और लिखा है तो फिर मुझे लगता है गड़बड़ कर दी है, ठीक है। कि अज्ञानता, अज्ञानता को क्या कहते हैं? इलिटरेसी, है ना। निराशा को क्या कहते हैं? डिजेक्शन। अब इंग्लिश में देखते हैं क्या वर्ड लिखा है आगे। इट इज टाइम इलिटरेसी एंड डिजेक्शन आर रिमूव्ड कंप्लीटली, ये लिखते हैं चलो अपन। इट इज टाइम illiteracy and dejection
आर रिमूव्ड कंप्लीटली या फिर कंप्लीटली रिमूव्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये तो शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, इजी हैं। क्या बांसुरी बजाने में आपको आनंद आता है? डू यू इंजॉय प्लेइंग फ्लूट? जब आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, तबला हो गया, बांसुरी हो गया, सितार हो गया, ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले किया जाता है। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही, गिटार की बात हो रही है, इन सब के लिए वर्ड यूज होता है प्ले। ठीक है, क्या आपको बांसुरी बजाने में आनंद आता है? डू यू इंजॉय प्लेइंग, ये आपकी वर्ब हो जाएगी आईएनजी, आता है। ठीक है ना, प्लेइंग क्या था, गिटार था, क्या था, बांसुरी। ओके, बांसुरी को क्या बोलते हैं? फ्लूट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लूट। क्वेश्चन फॉर्म में है, इसलिए क्वेश्चन मार्क स्किप नहीं करना है। भारतीय उपमहाद्वीप अनेक सभ्यताओं व संस्कृतियों का निचोड़ है। रोज की कहानी है, प्रधानमंत्री रोज बोलते हैं ऐसी बातें। भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन महाद्वीप क्या होता है? कॉन्टिनेंट। उपमहाद्वीप को आता है सब कॉन्टिनेंट। ठीक है ना, सब कॉन्टिनेंट मैंने शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट में नहीं लिखना एग्जाम में। ठीक है, अनेक, अनेक मीन्स मैनी, सभ्यता इज कल्चर, संस्कृतियां इज, सॉरी, सभ्यता होता है सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, सभ्यताओं यानी सिविलाइजेशंस, और संस्कृतियां यानी कि कल्चर्स। निचोड़ होता है समरी। देखते हैं एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज किया हुआ है, पहले ये देखते हैं अपन। इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज अ कॉम्बिनेशन, इज अ समरी। ठीक है, आज जाके मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा गला थोड़ा सा ठीक हुआ है, इतने दिनों से खांसी चल रही थी। इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज अ समरी, ठीक है ना, और अमेलगमेशन। मैम ये क्या वर्ड है? समरी है, डोंट वरी। ठीक है, इज अ समरी ऑफ मैनी civilizations and cultures। प्लीज मेरी हैंडराइटिंग अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे जरूर बताओ कमेंट्स में। ठीक है, मैं थोड़ा सा उनको बोल्ड आउट करने की कोशिश करूंगी। राजा ने कैदी को अपने राज्य से निकालित कर दिया, क्या होता है? निष्कासित होता है या निष्कासित, पता नहीं कैसे लिखा है मैंने भी। चलो, राजा ने कैदी को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। ये अपन ट्रांसलेशन ऑलरेडी देख चुके हैं पहले, मैंने ये सेम एग्जांपल यूज किया था। इन आंसर्स को चेक करते हैं। ठीक है, ट्यूमरिक हैज मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ट्यूमरिक हैज मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। फिर है द टाइम हैज कम टू अपरूट इग्नोरेंस एंड डिस्पेयर। इग्नोरेंस इलिटरेसी की जगह यूज किया है, डिस्पेयर उन्होंने निराशा के लिए यूज किया है। इग्नोरेंस की जगह मैंने इलिटरेसी यूज किया और डिस्पेयर की जगह डिजेक्शन यूज किया। एक ही बात है, नहीं फर्क है, सिनोनिम्स हैं, आपकी वोकैबुलरी है। ठीक है, डू यू एंजॉयिंग प्लेइंग द फ्लूट, सही बात है। एक बांसुरी की बात हुई इसलिए द आ गया, द नहीं भी लगाते हैं तो ठीक है। आपने फ्लूट की बात करी है, फ्लूट को प्ले किया जाता है। ठीक है, यही लिखा अपन ने भी, डू यू एंजॉय प्लेइंग फ्लूट। ठीक है, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज द एसेंस ऑफ मेनी सिविलाइजेशंस एंड कल्चर्स। इन्होंने एसेंस लिखा है, मैंने एमैल्गमेशन लिखा है, समरी लिखी है, एक ही बात है। द किंग एक्सपेल्ड द प्रिजनर फ्रॉम हिज किंगडम, ये अपन पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये 2016 का क्वेश्चन है इंग्लिश के पेपर का। ये 5 क्वेश्चंस हैं। अभी जो 2016 का पेपर था, ये मेरे को इसलिए इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसका जो हिंदी वाला पोर्शन था उसमें इंग्लिश का ना तो पैराग्राफ आया, ना सेंटेंसेस आए। इंग्लिश के सॉरी, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आए और उन वर्ड्स का वो हिंदी में मीनिंग मांग रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक मीनिंग पता है तो ही आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं पता है तो कोई ऐसा सेंटेंस नहीं दिया हुआ जिसका आप भाव निकाल के उनका मीनिंग निकाल सकें। इसलिए मैंने 2016 में जो हिंदी के पेपर में इंग्लिश का जो पार्ट आया था उसको मैंने इसीलिए कवर नहीं किया क्योंकि वो आपके वोकैब से जुड़ा हुआ पोर्शन है, ट्रांसलेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। पर 2016 के इंग्लिश के जो पेपर था, इंग्लिश के पेपर में ये 5 सेंटेंसेस आए थे जिनको आपको हिंदी में दिए हुए थे और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। देखते हैं क्या है। कार्यकारिणी समिति, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में अगेन सेम बताया है, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव कमिटी। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एग्जीक्यूटिव नहीं होता है, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमिटी की बैठक, बैठक किसको कहते हैं? मीटिंग को कहते हैं। नामांकित सदस्य यानी कि
मेंबर्स नहीं वितरित की गई है। वितरित करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। ये मैंने आपको सेंटेंस फर्स्ट क्लास में दिया हुआ है, फर्स्ट क्लास में जाके देखो, सेम टू सेम मैंने यही दो सेंटेंसेस यूज करे हैं। सड़क के बीच खेलना बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। इट इज नॉट सेफ फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द मिडल ऑफ द रोड। ठीक है, स्लो करके फिर से सुनो। इट इज नॉट सेफ फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द मिडल ऑफ द रोड। ठीक है, यही ट्रांसलेशन है। फिर है क्या तुम सब मुझसे सहमत हो, क्वेश्चन है। तो क्या यहां पर लिटरल ट्रांसलेशन में वॉट नहीं होगा, जबकि हिंदी में क्या को क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। ऐसा नहीं है। डू यू ऑल अग्री विद मी, ये आपका क्वेश्चन है। डू से क्यों स्टार्ट हुआ, मैंने क्या बताया था, क्या फॉर्म लेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही बताया था मैंने क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हेल्पिंग वर्ब आपकी डू है, सब्जेक्ट आपका यू आ गया, मेन वर्ब आपकी और अग्री आ गई, और ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। गुड, क्लियर, आई होप सो। मैंने बहुत क्लासेस ले ली हैं अभी तक एक ही एक चीज को समझाने की। आई एम अज्यूमिंग कि ये समझ में आ चुका है। वह इतना उदास क्यों लग रहा है, वाई डज ही लुक सो सैड। ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। ज्वालामुखी आग उगल रहा है, द वॉल्केनो इज स्पिटिंग फायर। ये जो स्पिटिंग फायर है, क्या लिखा मैंने, द वॉल्केनो इज स्पिटिंग फायर। ये जो दो शब्द हैं ये इडियम होता है। स्पिट का मतलब होता है थूकना, और फायर का मतलब होता है अग्नि। ऐसा तो है नहीं कि वॉल्केनो कोई राक्षस है और वो अग्नि को थूक रहा है, ऐसा नहीं है। स्पिटिंग फायर का यहाँ पर लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होगा। स्पिटिंग फायर इडियम है, जो आग उगलना, गुस्सा उगलना, ठीक है ना, जो नेगेटिव वर्ड्स को एक तरह से सुपरलेट करता है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा देता है। ठीक है ना, उसका मीनिंग बहुत ज्यादा तीव्रता से आप तक पहुंचता है। ठीक है, चलो इनका आंसर देखें। द मीटिंग ऑफ द एग्जैक्ट, ये मैंने आपको पहले बताया था, प्लेइंग इन द मिडल ऑफ द रोड इज नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन। डू यू ऑल अग्री विद मी, द वॉल्केनो इज स्पिटिंग फायर एंड व्हाई डज ही लुक सो सैड। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ईजी है। अभी तक अपन सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप ये सब सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ, 5 सेंटेंसेस इस पेज पे हैं, 5 सेंटेंसेस इस पेज पे हैं। मैं इसका आंसर खुद कमेंट्स में आंसर्स में लिखूंगी, आप चेक करना आपने सही किया या नहीं। ठीक है, अराउंड 1 आवर की क्लास हो चुकी है अभी तक, और ट्रांसलेशन टेक्निकली ओवर हो गया। ये वो सेंटेंसेस हैं जो आपके आरपीएससी के इंग्लिश के ट्रांसलेशन क्वेश्चंस में देखे जाते हैं। इनका पैटर्न, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी, इनका ग्रामर टेस्ट करने का तरीका और वर्ड्स की प्योरिटी, उसी तरह से मैंने इन 10 सेंटेंसेस को बनाया है। नहीं आता है कोई बात नहीं, सेंटेंस को ब्रेक कर दो। ग्रामेटिकली आपको लग रहा है गलत लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, लिख के ट्राई जरूर करना। ठीक है, भारत की सांस्कृतिक विविधता ने विभिन्न समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सेंटेंस को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता, यहां तक एक पार्ट है। विभिन्न समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा, यहां तक दूसरा है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, भारत की सांस्कृतिक विविधता ने। क्या करने में भूमिका निभाई है, कि जो विभिन्न समुदाय हैं, जो बहुत सारी वैरायटी ऑफ पीपल यहाँ पर रहते हैं, बहुत सी कल्चर्स यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रहती हैं, उनके बीच में यूनिटी को इस्टेब्लिश करने का काम हो रहा है। ठीक है, 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, अटेम्प्ट करना। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। होनी चाहिए का मतलब मैं यहाँ पर कंपल्सिव सेंटेंस यूज कर रही हूँ। मैंने पढ़ाया था, आई थिंक ट्रांसलेशन की सेकंड क्लास में मैंने इस टॉपिक को हैंडल किया था, जहां पर आप किसी की मजबूरी बता रहे हैं। सेकंड या थर्ड क्लास की बात है। मजबूरी बताते हैं तो किस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं, ऑट टू, हैव टू, नीड टू, मस्ट, शुड। ठीक है ना, इस टाइप के वर्ड्स यूज होंगे। इस टाइप के वर्ड्स यूज करो इस सेंटेंस में, कोई और सिनोनिम मत लगाना। इस टाइप के कंपल्सिव वर्ड्स जो होते हैं वही यूज करना। जलवायु, इसको भी ब्रेक कर सकते हो आप। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, एक सेंटेंस, तक पहुंचाने में सुधार करना, सुधार करना, ये वाला दूसरा सेंटेंस। और सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ये तीसरा आपका सेंटेंस है।
जलवायु परिवर्तन, इसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है क्लाइमेट चेंज, ठीक है, के प्रभावों को कम करने के लिए, प्रभाव मतलब इफेक्ट, यानी कि क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं उनको कम करने के लिए पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, पर्यावरण क्या होता है, एनवायरमेंट, और संरक्षण किसे कहते हैं, प्रिजर्व करने को, बचाने को, की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। अगेन कंपल्सिव सेंटेंस, उठाने होंगे, कंपल्सिव सेंटेंस, वी मस्ट प्रिजर्व द एनवायरमेंट सो दैट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज कैन बी मिनिमाइज्ड, ठीक है। ये मैंने ट्रांसलेशन ही करके बता दिया है, लेकिन यहां पर आप दूसरा फॉर्म यूज करोगे। स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास, भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास, ये सेकंड पोर्शन हो गया आपका, यहां तो कॉमा है, नेचुरली आपको सेंटेंस ब्रेक करके मिल गया। क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, उल्लेखनीय का क्या मतलब होता है, मेस्मराइजिंग, बहुत ही बढ़िया आपने प्रगति मतलब डेवलपमेंट करके दिया, ग्रोथ करके दिखाई, सॉरी, प्रगति ग्रोथ को कहते हैं, डेवलपमेंट को तो ये लो, ठीक है ना, प्रगति को क्या कहते हैं, परफेक्ट वर्ड इसका ग्रोथ है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस, के लिए पारदर्शी प्रशासनिक प्रणाली और कठोर कानूनों की आवश्यकता है। पारदर्शी इज ट्रांसपेरेंट, प्रशासन किसे कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं। तो आपकी करप्शन, भ्रष्टाचार क्या होता है, करप्शन, जड़ से उखाड़ना मतलब रूट आउट, ये फ्रेजल वर्ब है, रूट आउट, ठीक है, यही यूज करना है। टू रूट आउट या टू रिमूव द करप्शन फ्रॉम इट्स रूट्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर, कानून, हाँ, आवश्यकता, आवश्यकता मतलब इंश्योर ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड, कठोर कानून को क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट लॉज, STRICT, स्ट्रिक्ट, कानून इज लॉ, ठीक है। ये आपके 3 सेंटेंसेस हो गए, प्रशासनिक प्रणाली, यहां पर दूसरा, और कठोर कानून की आवश्यकता है। यू नीड स्ट्रिक्ट लॉज एंड ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टू एंश्योर करप्शन इज रूटेड आउट फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है, ये आपके वर्ड्स। ये 5 सेंटेंस और देखते हैं, इनको करना जरूर, ठीक है ना, एक मिनट एक सेंटेंस पे लगानी है, लेकिन इनको लिखो जरूर। इफ यू विल नॉट राइट, इट विल नॉट हेल्प यू, आप नहीं लिखेंगे तो आप इंग्लिश का पेपर खो देंगे। 80 मार्क्स खोने के लिए नहीं होते हैं, पाने के लिए होते हैं, ठीक है। चलो, राजस्थान की कला और संस्कृति ने विश्व स्तर पर अपनी एक अनूठी पहचान बनाई है। राजस्थान की कला और संस्कृति आपका एक पार्ट हो गया, ठीक है, राजस्थान की कला और संस्कृति आपका एक पार्ट हो गया। विश्व स्तर पर आपका दूसरा पार्ट हो गया, अपनी एक अनूठी पहचान बनाई है, अनूठी पहचान, ठीक है। इस सेंटेंस, इस पोर्शन को अपन लिख सकते हैं बनाई है। इंटरेस्टिंग इमेज, ये लिटरल ट्रांसलेशन है, ठीक है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आप कैसे यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर है युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो युवा कौन होते हैं, यूथ, यूथ होते हैं, ठीक है, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, अवसर प्रदान करना मतलब अपॉर्चुनिटी, प्रदान करना मतलब टू गिव अपॉर्चुनिटी, ठीक है। देश की आर्थिक स्थिरता, देश इस कंट्री हो गया आपका, आर्थिक होता है इकोनॉमिक, स्थिरता होती है स्टेबिलिटी, के लिए आवश्यक है मतलब इंपॉर्टेंट। इसका मैं सेंस बताती हूँ इसको, अदरवाइज इसके ऊपर फ्री हैंड बात करते हैं। अगर आपके पास में जॉब नहीं है, आपके यूथ के पास में जॉब्स नहीं है, तो वो घर बैठे खाली हैं, ठीक है, और हिंदी में एक कहावत होती है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो वो शैतान का घर क्या करेगा, फिर शैतानी करेगा। तो आपको जो सड़कों के ऊपर जो अराजक तत्व देखने को मिलते हैं वो नहीं होते अगर उनके पास जॉब्स होती, वो बिजी होते अपने लाइफ में, लाइवलीहुड अर्न कर रहे होते, उनकी फैमिली होती, काम कर रहे होते, 4 पैसे कमा रहे होते, ठीक है। लार्जर सेंस में ये सेंटेंस क्या बताने की कोशिश कर रहा है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। चलो, डिजिटल इंडिया नाम से पता चल रहा है, अभियान, मूवमेंट, अभियान क्या होता है, मूवमेंट,
या कैंपेन। स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया कैंपेन, डिजिटल इंडिया कैंपेन तो डिजिटल इंडिया कैंपेन हो गया। ग्रामीण इज विलेज या रूरल। अब आपको अच्छी तरह पता है कि यहां पर रूरल वर्ड यूज करेंगे, विलेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। शहरी क्षेत्र, शहरी किसे कहते हैं? अर्बन। क्षेत्र मतलब एरियाज के बीच की खाई मतलब गैप। कम करने में मदद की है, मदद करना मतलब हेल्प करना, और कम करना मतलब डिक्रीज। डिजिटल इंडिया कैंपेन हैज हेल्प्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना, हैज हेल्प्ड टू डिक्रीज द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है। सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हमें लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का पर ध्यान देना होगा। सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, ये आपका एक पोर्शन हो गया। सामाजिक समानता मतलब होता है सोशल, EQUITE, इक्विटी को बढ़ावा देने मतलब इंप्रूव या फिर उसको इंपॉर्टेंस। लैंगिक भेदभाव मतलब, लैंगिक मतलब होता है जेंडर, है ना। इसको सेक्स भी बोल सकते हैं, दोनों वर्ड सही हैं। भेदभाव क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, दोनों वर्ड्स सही हैं। समाप्त करना इज टू एंड, ये आपकी वर्ब है इस सेंटेंस की, पर ध्यान देना होगा। पे अटेंशन। ठीक है, समझ में आ गया बेसिक वर्ड्स कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करना और आंसर लिखना। अपनी नोटबुक में लिखो चाहे से, मैं आंसर इसके कमेंट सेक्शन में लिख के दूंगी और आप चेक कर लेना कि सही है आपके या गलत है। गलत है तो गलती कहाँ हो रही है, उस गलती को एड्रेस करने के लिए मुझे चाहे कमेंट्स में बताओ, मैं एक और क्लास ले लूंगी उस स्पेसिफिक गलती को जो आप लोग कर रहे होंगे उसको एड्रेस करने के लिए। ओके। और लास्ट है, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सशक्त बनाना ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्थानीय स्वशासन संस्था, ये आपका फर्स्ट पोर्शन हो गया। सशक्त बनाना ग्रामीण विकास, ये आपकी सेकंड पोर्शन हो गया। दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ये आपका थर्ड पोर्शन हो गया। ठीक है, अभी तक समझ में आ गया? 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई है, मैंने सारे 10 सेंटेंसेस आपको समझा दिए, इनका क्या मीनिंग है समझ में आया? इन 10 सेंटेंसेस को अटेम्प्ट करना, मैं इनको क्लियर कर देती हूँ। इनको अटेम्प्ट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे अपनी कॉपी में, नोटबुक में, जिसमें भी आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स जरूर बनाना है ना। इनको लिखो एंड देन टेल मी द आंसर्स। ये 5 सेंटेंसेस हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये दूसरे 5 सेंटेंसेस हैं, ये इसी टाइप के, इसी पैटर्न के, इसी कॉम्प्लेक्सिटी के सेंटेंसेस आरपीएससी में आते हैं। 5 में से कोई एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस ऐसा होता है जो आपको बता देता है कि कुत्ता जा रहा है टाइप का सेंटेंस आएगा, द डॉग इज गोइंग टाइप का सेंटेंस आएगा, लेकिन वो 5 में से एक होता है, कई बार तो वो भी नहीं होता। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना, उस तरह के सिंपल सेंटेंसेस तो वैसे भी अपन कर लेते हैं। ठीक है, हैप्पी विद द क्लास, मुझे बताना कैसा रहा और क्या अपन कर पा रहे हैं इनको सॉल्व या नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ इशू आ रहा है, कहाँ इशू नहीं आ रहा है, किस टाइप के ट्रांसलेशंस काम कर रहे हैं, कैसे सब शब्दों को आप हैंडल कर पा रहे हैं। टेल मी एवरीथिंग। ओके, चलो, थैंक यू।